नमस्ते दोस्तों। चलिए हम अब प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस को, उनकी नीड क्या होती है, और कुछ टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस को भी हम देखेंगे, जिनमें कि सिग्मॉइड, 10 हाइपरबोलिक और सॉफ्टमैक्स हम पहले भी देख चुके हैं, और फिर रेलू एक और हम एक्टिवेशन फंक्शन की बात करेंगे। हम ऑप्टिमाइज़र्स की बात करेंगे और जो डिफरेंट ऑप्टिमाइज़र्स हमारे मशीन लर्निंग के टूल्स में यूज़ होते हैं, हम उनकी बातचीत भी करेंगे। ओकैम्स रेज़र की बात करेंगे और इसी तरीके से हम अपने प्रैक्टिकल चैलेंजेस और टिप्स को कंक्लूड करेंगे। तो एक्टिवेशन फंक्शन की बात करते हैं। हम जनरली कहते हैं, जैसे न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं तो हम कहते हैं कि हम एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन हर न्यूरॉन में रखते हैं। उसका पर्पस क्या होता है? ये एक्चुअली एक न्यूरल नेटवर्क में नॉन लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देता है। अगर हम नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन को ना यूज़ करें तो हमारी सब्सिक्वेंट जो कंसेक्यूटिव लेयर्स हैं न्यूरॉन्स की, वो कोलैप्स हो जाएंगी और एक सिंगल लेयर का आर्किटेक्चर रह जाएगा, एक सिंगल लीनियर फंक्शन रह जाएगा। इसीलिए हमें नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा, हमने जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन किया तो हमने कहा कि जैसे सिग्मॉइड जैसा एक्टिवेशन फंक्शन जो है, उसकी ये भी यूटिलिटी है कि वो हमें क्लासिफिकेशन में मदद करता है। वो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी का इंडिकेटर देता है, एज इफ देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to 1। तो हम उसे कई बार स्क्वैशिंग फंक्शन भी कहते हैं। तो जो सिग्मॉइड है, इसको कई बार हम स्क्वैशिंग फंक्शन भी कहते हैं, मतलब कि ये वैल्यूज़ को स्क्वैश कर रहा है बिटवीन 0 and 1। इसका फंक्शन कैसा होता है? इसको हम फंक्शनली इस फॉर्म से लिखते हैं, 1/1 प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस z। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिग्मॉइड है वो हमारा ब्लू कलर से इंडिकेटेड है। तो अगर तो z हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, बहुत लार्ज हो जाए, तो ई रेज़ टू द पावर माइनस z 0 हो जाएगा, और हमारा जो सिग्मा z है वो 1 को टेंड करेगा, जो कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। जैसे जैसे वो लार्ज होगा, एंड में सैचुरेट हो जाएगा 1 पर। और अगर z हमारा 0 होगा तो ई रेज़ टू द पावर माइनस 0 इज़ 1, तो ये हमारा हाफ हो जाएगा। तो इसकी 0 पे ये हमारा z है और ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन की वैल्यू है। ये है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इसकी रेंज, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में रहेगी, और ये हमें बाइनरी क्लासिफिकेशन में हम आउटपुट लेयर में यूज़ करते हैं। इसको बीच में भी लेयर्स में यूज़ कर सकते हैं, न्यूरॉन्स में यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली ये एंड में यूज़ होता है। सिग्मॉइड फंक्शन साथ में डिफरेंशिएबल है, इसलिए जब हम बैक प्रोपिगेट करते हैं और हमें ग्रेडियंट्स कंप्यूट करने होते हैं तो ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। उसी तरह, लेकिन इसका एक चैलेंज हमें दिखाई देता है कि ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस नहीं है, ये 0 से 1 के बीच में रेंज कर रहा है। जब हम 10 हाइपरबोलिक टेंजेंट को लेते हैं तो 10 हाइपरबोलिक टेंजेंट की रेंज है हमारी -1 to 1। इसको हम हिडन लेयर्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें एक सेंटर्ड आउटपुट देता है। तो एक तरीके से मीन एक्टिवेशन जैसे 0 की तरफ देगा, इस तरह का हमें आउटपुट देता है। इसके अलावा सॉफ्टमैक्स हमने बहुत इलेबोरेटली लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी डिस्कस किया था, और न्यूरल नेटवर्क्स में भी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस किया। तो सॉफ्टमैक्स का पर्पस क्या होता है? सॉफ्टमैक्स सिग्मॉइड का ही एक्सटेंशन है, लेकिन उसे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में हमारी हेल्प करता है। इसमें भी हर नोड का आउटपुट जो है वो 0 to 1 के बीच में लाई करता है, क्योंकि दोबारा ये प्रोबेबिलिस्टिक सॉर्ट ऑफ इन्फ्रेंसिंग हमें देता है। एक और एक्टिवेशन फंक्शन है जो हम बहुत यूज़ करते हैं, और इसे डीप लर्निंग के आर्किटेक्चर्स में तो बहुत ही यूज़ किया जाता है। इसे बोलते हैं हम रेलू। इन शॉर्ट हम रेलू बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। ये थोड़ा डिफरेंट तरह का एक्टिवेशन फंक्शन है। अगर आप इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो एक तरीके से z हमारा इनपुट है। अगर तो हमारा इनपुट जो है वो पॉजिटिव है तो वो एज इट इज़ आउटपुट पे रूट हो जाएगा, लेकिन अगर इनपुट हमारा नेगेटिव है तो ये उसको क्लैम्प करके 0 कर देता है। इसकी रेंज अब होगी 0 to इन्फिनिटी।
ये जनरली हमारी वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसलिए हम इसे डीपर न्यूरल नेटवर्क्स में इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है? तो जब हम सिग्मॉइड को देखते हैं या 10 हाइपरबोलिक को देखते हैं, अगर हम इनका ग्रेडियंट निकालें तो इनके ग्रेडियंट्स बहुत छोटी, इतनी छोटी रेंज में तो ग्रेडियंट आपका नॉन ज़ीरो है और उसके बाद आपका ग्रेडियंट पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जब आप इसका डेरिवेटिव लेके ग्रेडियंट जनरेट कर रहे होते हैं, तो अगर बहुत डीपर आर्किटेक्चर है और बहुत पीछे पीछे आ रहे हैं, तो आप पाएंगे कि इसके ग्रेडियंट के कारण, जो कि बहुत छोटी रेंज में नॉन ज़ीरो है और बाकी ज़ीरो है, तो वो एक्चुअली ज़ीरो की तरफ टेंड करता है। तो उसको हम कहते हैं कि अगर डीपर आर्किटेक्चर है, इट कैन कॉज द प्रॉब्लम ऑफ वैनिशिंग ग्रेडियंट्स। रेलो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्योंकि यहाँ पर अब एक अगर ग्रेडियंट हम कंप्यूट करेंगे तो वो कांस्टेंट जाएगा आगे की पूरी रेंज में, तो इसका ना ग्रेडियंट कभी भी किसी भी रेंज में ज़ीरो नहीं जा रहा। तो इसलिए रेलो हमारी वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और डीपर न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने में हमारी मदद करता है। दोबारा इस फंक्शन को हम आउटपुट लेयर पे यूज़ नहीं करते, इसको हम हिडन लेयर्स में यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं ऑप्टिमाइजर्स की बात करेंगे। तो ऑप्टिमाइजर्स क्या हैं? अब हमें पता है कि जैसे अगर न्यूरल नेटवर्क हम ट्रेन कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे वेट्स हैं और हम आइटरेटिवली इन वेट्स को अपडेट करते हैं। अब इन वेट्स को अपडेट करने का पर्पस क्या है कि हम जो अपना हमारा लॉस फंक्शन है उसके मिनिमा पे पहुंचना चाहते हैं, तो वो वेट्स जो हमें मिनिमम लॉस दें, हम उन वेट्स को पता करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक एल्गोरिथम चलाते हैं। तो हमने स्टीपेस्ट डिसेंट वगैरह हमने डिस्कस भी किया था। तो ग्रेडियंट डिसेंट या स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ये कुछ मेथड्स हैं जो कि हमारे एल्गोरिथमिक मेथड्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, जो कि हमें अपने वेट्स और बायसेस को अपडेट करने के रूल्स देती हैं कि हम उन्हें कैसे अपडेट करें। जो हमारा ऑप्टिमाइज़र है, इसकी चॉइस बहुत बार हमारी मदद करती है कि हम कितनी तेज़ी से अपने नेटवर्क को ट्रेन कर पाएंगे और कितनी एफिशिएंटली हम उसे ट्रेन कर पाएंगे। इन सभी में ग्रेडियंट डिसेंट, जैसे कि हमने कहा भी, बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिथम है और इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, क्योंकि हम सिर्फ डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं ग्रेडियंट लॉस का और उसको उसके साथ ग्रेडियंट्स हम प्रोपिगेट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके कितने वेरिएशंस हैं। थोड़ा सा हमने न्यूरल नेटवर्क के केस में डिस्कस भी किया था कि हमारे पास बैच ग्रेडियंट डिसेंट होता है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट होता है और मिनी बैच होता है। बैच ग्रेडियंट डिसेंट में हम क्या कर रहे हैं कि हमने पूरा का पूरा डेटा है, टोटल हमारे n नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैम्पल्स। यहाँ हमने लिखा भी है टोटल नंबर ऑफ n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैम्पल्स। आई हमारा डिनोट करता है कि ith सैम्पल की हम बात कर रहे हैं। तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट में आप पहले पूरे ट्रेनिंग डेटा को नेटवर्क से फॉरवर्ड पास करते हैं, टोटल लॉस कंप्यूट करते हैं और टोटल लॉस कंप्यूट करने के बाद फिर ग्रेडियंट लेके फिर उसको बैक प्रोपिगेट करके और आप वेट्स को अपडेट करते हैं। तो ये तो हुआ हमारा बैच ग्रेडियंट डिसेंट। अब तो क्या है, अगर हमारा डेटा बहुत सारा है तो इसका मतलब हम बहुत देर तक सारा का सारा डेटा पहले आगे डालेंगे, फिर वो एक बार अपडेट होगा। तो वो स्मूदर होता है, स्लो हो, लेकिन हो सकता है कम आइट्रेशंस में ही सॉल्व हो जाए और जल्दी हो जाए, लेकिन वो धीरे 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 बढ़ रहा होता है। तो वो कन्वर्जेंस कई बार स्लो भी हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन, अगर डेटा आपका बहुत सारा है तो कन्वर्जेंस हो सकता है स्लो हो जाए, क्योंकि बहुत थोड़े अपडेट रूल्स लगेंगे। आपको पूरा का पूरा डेटा जब तक बाहर नहीं जाएगा तब तक आप उसको नहीं लगाएंगे। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, हर एक ट्रेनिंग सैंपल गया, फॉरवर्ड पास किया, उसके बाद लॉस कंप्यूट किया, ग्रेडियंट निकाला, बैक प्रोपेगेट किया और अपडेट किया। तो इसका मतलब अब हम बार बार एक ही इपॉक के अंदर जितने भी ट्रेनिंग सैंपल्स हैं, अगर स्मॉल एन नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स हैं तो स्मॉल एन टाइम्स आप वेट्स को अपडेट करेंगे एक ही सिंगल इपॉक में। तो हो सकता है बड़ी तेज़ी से चल रहा हो। अब तीसरा है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। मिनी बैच में आप कहते हैं कि भाई हमें तो दोनों के बीच की अप्रोच चाहिए, ना तो हम सारा डेटा डालना चाहते हैं अगर डेटा बहुत सारा है, और ना ही हम एक एक सिंगल सैंपल पे अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है तब हमारा अपडेट थोड़ा नॉइजी हो।
तो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट में अब आप m की बात करते हैं, तो m डिनोट्स द साइज ऑफ योर मिनी बैच। हो सकता है आपकी टोटल डेटा में, ट्रेनिंग डेटा में 10,000 इमेजेस हैं और स्मॉल m को आपने 164 ले रखा है, 64 ले रखा है या 100 ले रखा है। तो इस तरीके से आप मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट भी करते हैं। इन तीनों के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, तो अगर हम बैच ग्रेडियंट डिसेंट जिसमें कि सारा डेटा डाल देते हैं, इसको कई बार वनीला ग्रेडियंट डिसेंट भी कहते हैं, कंप्यूटेशनली एफिशिएंट कह सकते हैं। हो सकता है कि फ्यूअर साइकिल्स में ही डेटा आपका लॉस कन्वर्ज हो जाए। एरर सर्विस तो वाकई बहुत स्मूथ बनते हैं, लेकिन ये हो सकता है लोकल मिनिमा में फंसा तो हो सकता है बाहर ही ना निकल पाए, या बहुत देर में निकले तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें ऑनलाइन अपडेट नहीं कर सकते, मतलब कि एक सिंगल सैंपल आया तो आप अपडेट नहीं कर सकते। और दूसरा, इसमें सारा ही डेटा आपको एक बार फॉरवर्ड पास करना पड़ेगा। इसका मतलब सारा ही डेटा आपको मेमोरी में लोड करना पड़ता है। तो अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो जाता है, तो मेमोरी इंटेंस हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, अब वो सिंगल सैंपल पे अपडेट कर रहा है तो फास्टर हो जाएगा, अपडेट तो एकदम तेज़ी से चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा वेरिएंस हाई होगी क्योंकि फ्लक्चुएट करेगा। अब सिंगल एक सैंपल उसको एक डायरेक्शन में डालेगा, दूसरा दूसरी डायरेक्शन में, तो हो सकता है थोड़ा सा जब वो नीचे आ रहा हो, अगर लॉस वर्सेस इपॉक देखें, हो सकता है ये आपका बैच ग्रेडियंट डिसेंट का है। तो अगर हम आपका उसका बनाएं तो हो सकता है कि वो इस तरह से फ्लक्चुएशन लेता हुआ आपका आ रहा हो। ये आपका हो सकता है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट इन दोनों के बीच में लाई करता है, लेकिन स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट को सारा डेटा मेमोरी में लोड नहीं करना। तो अगर आपका सिंगल सैंपल का साइज़ भी बहुत बड़ा है, यू वुड प्रेफर कि आप उसे स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से सॉल्व करें, ना कि ग्रेडियंट डिसेंट से, जो कि बैच ग्रेडियंट डिसेंट है। नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट लगाते हैं, जो दोनों के बीच में लाई करता है और दोनों के एक तरीके से चैलेंजेस को ओवरकम करता है। इसके अलावा हम कई बार पाते हैं कि कहीं लोकल मिनिमा में फंस गया, तो आपका कर्व कुछ इस तरीके का है या इस तरीके का, ये तो पूरा सिमेट्रिक कर्व है। तो लेट अस से कि हमने अपना लॉस कर्व कुछ इस तरीके से बनाया, कुछ इस तरीके से था आपका। अब क्या हुआ, आपका मिनिमा तो यहाँ है लेकिन यू आर स्टक हियर। इसे हम कहेंगे ये हो गया लोकल मिनिमा और ये हो गया हमारा ग्लोबल मिनिमा। तो अब हम कैसे करेंगे कि जब अगर हमारा वो यहाँ पर स्टक हो गया, और हो सकता है हमारा स्टेप साइज़ भी बड़ा ही छोटा था, तो वो यहीं पे यूं ही आइट्रेट कर रहा है, कहीं बाहर नहीं निकल पा रहा। तो हम ऐसे में कहते हैं, हम एक मोमेंटम की टर्म यूज़ करते हैं जो इसे धक्का मारे यहाँ से और इस हिल टॉप पे लेके जाए और फिर वो नीचे जाना शुरू हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मोमेंटम की टर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक मोमेंटम यूज़ किया, एक लर्निंग रेट हमारा ईटा था। तो जब हमारा थीटा अपडेट हो रहा था तो हम कहेंगे थीटा टी प्लस न्यू टी। न्यू टी क्या है, न्यू हमारा वेलोसिटी है, टी इज़ द टीएथ हाइड्रेशन। तो वो हम कैसे कंप्यूट करेंगे कि उसको हम करेंगे गामा न्यू ऑफ टी माइनस वन माइनस ईटा। तो नॉर्मली हमारी सिर्फ ये वाली टर्म होती, अब हमने इस टर्म को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है और प्रीवियस ग्रेडियंट्स को भी वो देख रहा है। तो इस तरीके से जब हम मोमेंटम टर्म ऐड कर देते हैं तो कई बार आप पाएंगे कि आपने उसे मोमेंटम टर्म ऐड करी तो वो लॉस मिनिमा हुआ, कम हुआ, फिर लॉस दोबारा बढ़ने लगा। तो वो हो सकता है वो इस क्लिफ को राइज कर रहा है, तो बढ़ेगा, बढ़ के फिर दोबारा घटना शुरू होगा। तो मोमेंटम आपको इसमें से निकलने में मदद करता है। So momentum is a technique that aims to address this issue by adding a term to this gradient descent. Is a running average of the previous gradients which acts as velocity to help the optimizer to maintain its direction और speed across shallow regions, और उसके बाद वो लोकल ऑप्टिमा से निकल के, लोकल मिनिमा से निकल के आपके ग्लोबल मिनिमा की तरफ बढ़ चले।
अब मोमेंटम की टर्म्स के आप इस तरीके से देखेंगे, अगर आप एसजीडी कर रहे हैं सिंपल तो वो इस तरीके से फ्लक्चुएट करता हुआ जा रहा है, लेकिन जब आप मोमेंटम की टर्म यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ी आइट्रेशन में हो सकता है जल्दी से अपने मिनिमा की तरफ पहुंचने चला जाए। बट मोमेंटम कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस ओवरशूटिंग और ऑसिलेशंस इन द एरिया ऑफ लो कर्वेचर और वाइड वैलीज, क्योंकि अगर बहुत चौड़ी वैली है, आपका चौड़ा डीप कर्व है जिसमें फंस गया है, तो शायद हो सकता है कि वो थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगे और बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल पाए। तो इसके अलावा हम एक यूज़ करते हैं अनदर ऑप्टिमाइज़र जो बहुत पॉपुलर है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में नैक। सो इट इज़ नेस्टरोव एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट। यहाँ क्या है, ये मोमेंटम की तरह का ही प्रोसेस है, लेकिन वो थोड़ा सा आइडिया देता है, कहता है थोड़ा सा करेक्शन को ना लुक अहेड कर लूँ, मैं पहले ही थोड़ा सा देख लूँ कि मैं कहाँ पहुँचूँगा और फिर मैं उसको काम को करूँ। सो ये एक एडिशनल करेक्शन टर्म डालता है जो कि फ्यूचर ग्रेडियंट को देखता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लुक अहेड। उसका मतलब क्या है कि हम ग्रेडियंट को अप्रॉक्सीमेट करते हैं टू नो द स्टेप जो कि हमें फॉरवर्ड स्टेप लेना है। तो अगर आप ध्यान दें तो इक्वेशन वैसी ही है, थीटा टी इज़ दिस, लेकिन अब आपने न्यू टी में ये जो माइनस ईटा डेल्टा ऑफ लॉस फंक्शन किया था, यहाँ पर थीटा था, अब आपने थीटा माइनस गामा न्यू टी माइनस 1 कर दिया। तो मतलब कि वेलोसिटी को भी और यहाँ पर भी मोमेंटम टर्म डाल दी। तो एक तरीके से आपके पास थीटा था, आपने थीटा टिल्डा पहले ही जनरेट किया और फिर आप मूव करे, फिर मोमेंटम लेके ग्रेडियंट लेके मूव करे। इसको देखते हैं, डायग्रामेटिकली कुछ ऐसा दिखता है। जब आप ट्रेडिशनल कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल है आपका मोमेंटम का, तो इसमें क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर हैं, आपको इधर थीटा टी, नया थीटा टी ये है, तो आप ग्रेडियंट तो अलग लेते हैं, ये इस डायरेक्शन में ग्रेडियंट लिया, इस डायरेक्शन में आपने मोमेंटम की टर्म ली और दोनों का वेक्टर एडिशन करके यहाँ पहुँच गए, आप थीटा टी पे आ गए। इस केस में आप क्या करेंगे, पहले थीटा टी माइनस 1 है, पहले आप एक थीटा टिल्डा जनरेट करेंगे। तो थीटा टिल्डा टी क्या होगा, ये होगा हमारा थीटा टिल्डा टी, ये यहाँ से गामा वी टी माइनस 1 को यूज़ करते हुए थीटा टिल्डा टी बनेगा, ठीक है। और जब ये बन जाएगा, इस थीटा टिल्डा टी पे जाके अब आप ग्रेडियंट लेंगे, तो ये आपने लुक अहेड किया है एक तरीके से, इंटरमीडिएटरी आपने एक थीटा टिल्डा टी जनरेट किया, फिर ग्रेडियंट लेके उसका फिर आप थीटा टी पे जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम लुक अहेड सॉर्ट ऑफ सिनेरियो। नेस्टेरोव accelerated gradient can be more efficient than standard because it allows the optimizer to look ahead कि वो थीटा टिल्डा में कहाँ जाएगा और तब gradient लेके adjust करने देता है। It can reduce the oscillation and overshooting, उसको भी रोकेगा, और मतलब कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल आपके ग्रेडियंट डिसेंट से या मोमेंटम बेस्ड ग्रेडियंट से आपको बेहतर रिजल्ट देता है। इसके अलावा भी अभी तो हमने सिंपल अपनी ग्रेडियंट डिसेंट की इक्वेशन को देखा और उसी को थोड़ा बहुत प्ले किया। अब इसमें एक बहुत बड़ा रोल आता है हमारी लर्निंग रेट के पैरामीटर का। तो नॉर्मली अगर हम लर्निंग रेट के पैरामीटर को फिक्स कर दें, सपोज़ करिए कि हमारा कुछ कर्व इस तरीके का है, लर्निंग रेट हमने काफ़ी बड़ा रखा हुआ है, हमने यहाँ से शुरू किया, ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है। तो इसमें एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस हो सकता है हमारा एक ही थीटा था, तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, ये थीटा 0 था, ये हमारा टोटल लॉस फंक्शन है जिसका हमें ग्रेडियंट लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा और हमें आगे बढ़ना है। तो अगर ये हमारा है जो हमारा लर्निंग रेट है ईटा, अगर हमने लर्निंग रेट इतना फिक्स किया तो हम ग्रेडियंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, यहाँ पहुँचे, फिर इतना लिया, फिर यहाँ पहुँचे, हम तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, लेकिन क्या होगा, हो सकता है हम इस मिनिमा को मिस कर जाएं, हो सकता है हम इस मिनिमा को मिस कर जाएं, तो ये तो पहुँचेगा ही नहीं, यहीं से चल के घूमता रहेगा, तो मिनिमा को मिस कर जाएं। तो हम कई बार ये कहते हैं कि हमें ऑप्टिमम लर्निंग रेट पता करना होता है, लेकिन हम ये चाहते हैं जैसे जैसे हम कर्व पे नीचे आएँ
शुरू में तो ईटा हमारा लार्ज रहे ताकि हम तेज़ी से नीचे आएँ, लेकिन फिर बाद में जब हम मिनिमा के करीब पहुंच रहे हैं तो हमारा लर्निंग रेट जो है वो छोटा हो जाए, लेकिन इतना भी छोटा ना हो जाए कि हम कभी ग्लोबल मिनिमा पे पहुंच ही ना पाएँ। तो दोनों ही सिनेरियो हैं। तो अब कुछ ऑप्टिमाइज़र हैं जो इस ईटा के साथ प्ले करते हैं। तो पहले हम देखते हैं अडाप्टिव ग्रेडियंट डिसेंट। तो अडाप्टिव ग्रेडियंट डिसेंट में आइडिया यही है, अब हम अपने इस ईटा पैरामीटर को भी टाइम आइट्रेशन नंबर, एवरी आइट्रेशन नंबर में ये भी अब अपडेट होगा। अब ये अपडेट कैसे होगा? तो हम कहते हैं कि ये फिक्स्ड ईटा है जो हमने इनिशियल रखा, लेकिन इसको हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। कैसे? इसको डिवाइड भी कर रहे हैं एक टर्म से, और वो क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ आर टी प्लस एप्सिलॉन इसलिए डाला, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो दैट डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो ना हो जाए। तो ये हमने एक तरीके से आर टी से डिवाइड किया। अब आर टी क्या है? आर टी अपडेट होता जा रहा है, और वो क्या कर रहा है? स्क्वायर ऑफ द जो हमारे ग्रेडियंट स्क्वायर हैं हर आइट्रेशन के, उनको ऐड करता जा रहा है, उसमें सक्सेसिवली ऐड करता जा रहा है। तो इसका मतलब धीरे धीरे ये डिनोमिनेटर बढ़ता चला जाएगा, और धीरे धीरे ईटा हमारा, जैसे जैसे आइट्रेशन बढ़ेंगी ईटा हमारा घटता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? आइडिया इज टू गिव मोर वेट टू द पैरामीटर्स दैट हैव बीन अपडेटेड, ये भी इसका बेनिफिट है, इनफ्रीक्वेंटली, और हैव लार्ज ग्रेडियंट्स एंड लेस वेट टू द पैरामीटर्स दैट हैव बीन अपडेटेड फ्रीक्वेंटली और हैव स्मॉल ग्रेडियंट्स। तो इस तरीके से अब हम इसको अडाप्टिव ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ करते हैं, और ये हमारी थोड़ा सा काफ़ी, थोड़ा नहीं कहेंगे, काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद करता है। तो ये जो हमारा अडाप्टिव ग्रेडियंट या आडा ग्रेड शॉर्ट में बोलते हैं, ये बहुत सूटेड होता है फॉर स्पार्स डेटा या फिर मॉडल्स जिनमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, और ग्रेडियंट जो है हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में काफ़ी वेरी करेगा। तो अपडेट रूल क्या है? इनिशियलाइज करेंगे हम पहले सम ऑफ स्क्वायर ग्रेडियंट से फॉर ईच पैरामीटर। तो पहले ही हम सम ऑफ ग्रेडियंट्स को सबको पहले ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि इनिशियली तो कुछ है नहीं। फिर हम पहली आइट्रेशन कंप्यूट करेंगे, तो कंप्यूट करेंगे ग्रेडियंट्स ऑफ लॉस फंक्शन, फिर उसको इक्वेशन में डालेंगे। अगर हम पीछे जाके देखें तो सबसे पहले तो हम इसको टर्म को ज़ीरो सेट कर देंगे, R0 हमारी ज़ीरो हो जाएगी। फिर हमारी एप्सिलॉन नॉन ज़ीरो है तो हमारा ईटा टी आएगा। ईटा शुरू में ईटा ज़ीरो रख सकते हैं हम ईटा को, और फिर हम इसको डाल के पहला कंप्यूट करेंगे। फिर हमारा R1 कंप्यूट होगा, वो होगा हमारा डेल ऑफ जे थीटा, डेल ऑफ जे होल स्क्वायर, ये कंप्यूट हो जाएगा। अब हम ईटा 1 कंप्यूट करेंगे, उसमें क्या करेंगे? ईटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R1 प्लस एप्सिलॉन, ये हो गया। अब R2 कंप्यूट करेंगे, R2 विल बी R1 प्लस, ये कंप्यूट होगा एट थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये R1 पे कंप्यूट हो रहा है तो ये होगा थीटा 1 पर, ठीक है। ये होगा क्योंकि थीटा भी अपडेट होता जा रहा है, तो हर बार हमारा पहले थीटा 0 था जो इनिशियलाइज किया R1 के समय, अब हमने थीटा 1 कंप्यूट की, थीटा 2 1 कंप्यूट किया, थीटा 2 कंप्यूट किया। अब इस पर हम अपना डेल जे होल स्क्वायर, ये हम थीटा इक्वल टू थीटा 2, अब इस तरीके से हम इसको चलते चले जाएंगे। तो थीटा के लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इस तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद फिर आया हमारा RMS प्रॉप, ये एक्सटेंशन है आडा ग्रेड का। ये अडाप्टिवली एडजस्ट करता है लर्निंग रेट बट बेस्ड ऑन द मूविंग एवरेज ऑफ द स्क्वायर ग्रेडियंट्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। यहाँ पर पीछे हमने देखा था, हमने सिर्फ RT को किया था RT-1 प्लस ये, अब हमने यहाँ पर एक बीटा पैरामीटर और 1 माइनस बीटा पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब हम ये देख रहे हैं बीटा से हम कंट्रोल कर सकते हैं हम स्क्वायर ऑफ ग्रेडियंट्स कितना ऐड करें, कितना स्क्वायर ग्रेडियंट्स हम ऐड करते जाएं ताकि वो स्टेबल रहे और हमारा ठीक से नीचे आ जाए। तो जनरली बीटा वैसे तो एक हाइपर पैरामीटर है, बट जनरली आप 0.9 रखते हैं। एप्सिलॉन फिर आपको 0 कंट्रोल करने में मदद कर रहा है। तो RMS प्रॉप दोबारा ये उसका आडा ग्रेड का मॉडिफिकेशन है, लेकिन ये रिड्यूस करता है अपडेट्स में वेरिएंस को और ऑसिलेशंस को कम करने की कोशिश करता है, और इसका भी अपडेट उसी तरीके से चलेगा, सिर्फ एक बीटा इन्वॉल्व है। कैन बी मोर रोबस्ट देन आडा ग्रेड इन हैंडलिंग नॉइजी ग्रेडियंट्स, और ये हो सकता है
फास्टर कन्वर्ज भी करे और काफ़ी रिलायबिलिटी के साथ हमारे को रिजल्ट से। लेकिन अब इसमें क्या है, लर्निंग रेट फॉर ईच पैरामीटर इज़ डिफरेंट, तो इसलिए हमें और ये मोमेंटम को अकाउंट फॉर नहीं करता। तो अब हम गए एडम पे। एडम ऑप्टिमाइज़र सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं हम एडाप्टिव मोमेंट एस्टिमेशन। अब इसमें क्या किया हमने, वो जो स्क्वायर ग्रेडियंट्स लिए थे उनको भी रख लेंगे और साथ में हम मोमेंटम को भी रख लेंगे। अब हम इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो मोमेंटम का कॉम्बिनेशन तो हमने इस तरीके से बनाया, उसमें भी हमने एक बीटा पैरामीटर के साथ कितना मोमेंटम डाल रहे हैं वो भी कंट्रोल किया, और साथ में हमने आर का भी एक पैरामीटर डाल दिया जिसमें स्क्वायर ग्रेडियंट्स भी डाल दिए। तो अब हम इसमें मोमेंटम भी डाल रहे हैं और स्क्वायर ग्रेडियंट्स करके इसको लर्निंग रेट को भी डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो एक तरीके से एडम में लर्निंग रेट भी एडजस्ट हो रहा है और साथ में मोमेंटम टर्म भी ऐड हो गई है। तो एडम जो है हमारा इन दोनों का मॉडिफिकेशन है, और जनरली जितने भी डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स होते हैं उनमें या तो हम एसजीडी यूज़ कर रहे होते हैं या हम एडम को यूज़ करते हैं। तो एडम इनकॉर्पोरेट्स द एडवांटेजेस ऑफ बोथ आरएमएस प्रॉप, जो कि लर्निंग रेट को एडजस्ट करता है, एंड मोमेंटम जो हमने सेपरेटली देखा था, और इसलिए ये दोनों को मिला के काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं ओकैम्स रेजर की। एक फिलोसफिकल प्रिंसिपल है द लॉ ऑफ ब्रीफनेस। तो मतलब ये है कि मोर थिंग्स शुड नॉट बी यूज्ड देन दोज आर नेसेसरी। तो हमें जितनी चीज़ें चाहिए हम उतनों को ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा को ना यूज़ करें। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे फीचर्स हैं तो हम उतने ही यूज़ करें जितने की ज़रूरत है, और अगर हमारे पास मॉडल सेलेक्ट करने हैं हम वही मॉडल सेलेक्ट करें जो कि अप्रोप्रिएटली कॉम्प्लेक्स है, ना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल को प्रेफर करें। और रेगुलराइजेशन वगैरह, अगर मॉडल्स विद स्मॉलर वेट्स और कोफिशिएंट्स, तो हम जनरली कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है बहुत लार्ज वेट्स और बहुत सारे वेट्स वही हमें अच्छा मॉडल देंगे। तो हो सकता है मॉडल्स जिनमें वेट्स छोटे हों या कोफिशिएंट्स थोड़े हों, हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा काम करे एज़ कम्पेयर टू अदर मॉडल्स। सो ओकैम्स रेजर का प्रिंसिपल ये है कि हमें प्रूडेंटली उतना ही कॉम्प्लेक्स मॉडल, उतने ही नंबर ऑफ़ फीचर्स या उतने ही पैरामीटर्स रखने हैं जो कि हमें ऑप्टिमली हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने दें, उससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस मॉड्यूल में हमने क्या समझा, हमने कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस को देखा, हमने ऑप्टिमाइज़र्स की बात किया, हमने मोमेंटम के टर्म की बात की, और फिर आडाग्रेड, आरएमएस प्रॉप और एडम ऑप्टिमाइज़र्स की बात किया। हमने ओकैम्स रेजर को भी ब्रीफ में समझा। चलिए अब हम अगले वीक में मिलेंगे।